मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 212 जो कि है de Broglie एटॉमिक मॉडल पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। हमें ये पता है कि सूरज से लाइट हमेशा हम तक वेव की फॉर्म में पहुंचती है। ये बात हमें सबसे पहले एक साइंसदान ने बताई जिसका नाम था मैक्सवेल, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। मैक्सवेल ने हमें ये बताया था कि रोशनी वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिस तरह के पानी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और ये जो वेव फॉर्म होती है ये एक स्पेशल किस्म की वेव फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ये ऐसी वेव होती है जो कि चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट करने से प्रोड्यूस होती है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो आप यहाँ पर देखें, रेड कलर की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है साइनोसाइडल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में, और इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपको ब्लू कलर की मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है। जबकि वेव जो है वो एक तीसरी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है जो इन सब के परपेंडिकुलर है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें हर किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ पता हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गैमा वेव्स भी होंगी, हमारे पास एक्सरेज भी होंगी, रेडियो वेव्स भी होंगी, माइक्रोवेव्स भी होंगी, और इसमें एक बहुत छोटा हिस्सा है जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये विजिबल लाइट है, ये वो रोशनी है जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनको हम देख नहीं सकते। तो इस रोशनी को हम देख सकते हैं और इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि विजिबल लाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक शक्ल है, और ये हमें मैक्सवेल ने बताया। तो हम देखते हैं कि विजिबल लाइट जो है उसको हम 7 रंगों में डिस्पर्स कर सकते हैं। विजिबल लाइट 7 कलर्स की बनती है और हर कलर की एक अपनी वेव फॉर्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर आप पर्पल कलर की देखें तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसकी नज़र आ रही है। इसी तरीके से ब्लू कलर की नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की, येलो, और फिर रेड तक जाते हैं। रेड कलर जो है इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है और वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जबकि अगर पर्पल की तरफ जाएं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि लाइट जो है, रोशनी जो है, वो वेव की फॉर्म होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो लाइट की जो करेक्टरिस्टिक है वो वेवी करेक्टरिस्टिक है, और इस चीज़ को हमने फर्दर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ भी किया है। ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हमें ये बताया जाता है कि जब भी वेव्स जो हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो या तो वो ऐड करती हैं एक दूसरे के असर को, या वो एक दूसरे का असर नलीफाई करती हैं, ज़ाया कर देती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है और इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन ना समझ आए तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सोर्स है और उससे लाइट आ रही है, और यहाँ पर 2 स्लिट्स हैं, 2 सुराख हैं, इनसे लाइट जो है आगे की तरफ जा रही है। और यहाँ पर क्योंकि ये 2 स्लिट्स हैं ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज बन जाती हैं लाइट की। लगता ये है कि यहाँ पर 2 बल्ब लगा दिए हैं आपने। अब इनसे जो रोशनी निकलेगी वो वेव फॉर्म में होगी, वो इंटरेक्ट करेगी। तो जहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है यहाँ पर ये वेव फॉर्म नलीफाई हो रही है, ये इनका इफेक्ट ज़ीरो हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं इन 2 सोर्सेज की वजह से। और जहाँ पर आपको ये येलो कलर नज़र आ रहा है वहाँ पर ये एक दूसरे को ऐड कर रही है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और हमारे पास स्क्रीन पे हमें यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वो नज़र आएगा। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आपको यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न नज़र आएगा, और इससे हमें नज़र आता है कि ये वेवी नेचर है, ये वेव्स जो हैं ऐसा पैटर्न जो है वो बना सकती हैं। क्योंकि लाइट ऐसा पैटर्न बना रही है तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो वेव की शक्ल इख्तियार करती है जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। बड़े अरसे तक साइंसदान यही समझते रहे, पर फिर एक अनोखा साइंसदान आया जिसे हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और उसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने आके हमें बताया कि लाइट यूनिट से बनती है, और उस यूनिट को उसने नाम दिया फोटोन।
तो फोटोन जो है वो लाइट का यूनिट है जिसे फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, और उसे उसने एक एनर्जी पैकेट कहा। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं वो दिखाए हैं, इनसे मिलकर लाइट जो है वो बनती है। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि अगर किसी भी फोटोन को हम एक मेटल सरफेस पे बम्बार्ड करें तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकाल ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे जुदा हो जाएगा उस मेटल की सरफेस से। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर आपको ये हैरानी नहीं हुई कि मेरे पास एक वेव है, ये एक लाइट की वेव है जिसका मास 0 है, फोटोन का मास 0 होता है, और इसने जाकर कोलिजन की एक सरफेस के साथ और वहाँ से एक पार्टिकल को निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मास नहीं है वो एक ऐसी चीज़ को बाहर निकाल ले या उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाए कि वो अपनी जगह से मूव कर जाए जिसका बहुत ज़्यादा मास है, या कम से कम इस फोटोन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मास है। तो इस चीज़ को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन हमें नहीं किया, पर उसने इस फिनोमिना को हमें बताया। डिब्रॉय एक यंग साइंटिस्ट था। 1924 में डिब्रॉय ने अपने पीएचडी का थीसिस कंप्लीट किया। डिब्रॉय का थीसिस जो है वो आइंस्टाइन के पास आया था, और आइंस्टाइन ने उसको उसकी हिमायत की थी कि उसको पीएचडी का डिग्री जो है वो दी जाए, अदरवाइज़ उसके थीसिस को लोग समझ नहीं पा रहे थे और उस वजह से बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत थी। डिब्रॉय ने क्या कहा? डिब्रॉय ने ये कहा कि अगर लाइट जो है वो वेव फॉर्म की तौर पर एक्ट कर सकती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें नज़र आता है कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो इसका मतलब ये है कि फोटोन जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइट की डुअल नेचर है, ये तो हमें आइंस्टाइन ने बता दिया। अभी डिब्रॉय की बात नहीं है कि उसने क्या कहा। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि लाइट की वेव नेचर है जो हम स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी एक और नेचर है पार्टिकल नेचर जिसे हम फोटोन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी लाइट जो है वो फोटोन की शक्ल में नज़र आती है और कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में नज़र आती है। डिब्रॉय ने ये कहा था कि अगर आप ये चीज़ लाइट के बारे में कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है जिसे हम पार्टिकल समझते हैं इसकी भी वेव नेचर हो सकती है। इसी वजह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर अगर बिहेव करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डुअल नेचर है, ये पार्टिकल भी हो सकता है और ये वेव भी हो सकती है। ये बड़ी एक नई चीज़ थी कि हमारे पास लाइट तो जो है उसकी डुअल नेचर थी, वो फोटोन की शक्ल में, यानी जिसको मैं पार्टिकल नेचर कह सकता हूँ, उसमें एग्जिस्ट करती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में जिसे हम वेव नेचर कहते हैं उसमें एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इसकी वेवलेंथ मालूम करना चाहें, हम इसकी वेवलेंथ एक फोटोन की मेयर करना चाहें तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हमें पता है E=mc² होता है, पर रिलेटिविटी में E=mc² जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जिसमें हमारे पास फोटोन का मोमेंटम भी आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट भी आती है, उसका रेस्ट मास भी आता है, और आगे फिर स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा, उसकी वजह कि फोटोन का रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो होता है, फोटोन का मास ज़ीरो होता है। तो हम इस इक्वेशन के साथ, इस फैक्टर के साथ रह गए। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर E/c की वैल्यू जो है वो निकाल ली। हमें पता है कि एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी क्या होती है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें लैम्डा के लिए जो कि वेवलेंथ है, तो हमारे पास यहाँ पर E/c ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है वो भी इक्वल होगी, और हमारे पास एक फ़ोटोन की वेवलेंथ जो है वो यहाँ से निकल आई है। अच्छा, ये जो फोटोन की वेवलेंथ है इसको हम फर्दर जो है वो उसके मोमेंटम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो क्या फोटोन की अगर वेवलेंथ हो सकती है तो क्या इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ हो सकती है? इलेक्ट्रॉन भी एक वेव के तौर पर बिहेव कर सकता है जिसकी वेवलेंथ हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि डिब्रॉय ने पुट किया है। डिब्रॉय का ये कहना था कि दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ जो है उसकी डुअल नेचर है, वो वेव के तौर पर भी कभी ज़ाहिर होती है और कभी वो पार्टिकल के तौर पर, और कभी वो दोनों के तौर पर भी हो सकती है। ये चीज़ बहुत अहम थी। इसका मतलब ये है कि डिब्रॉय ने हमें जो फार्मूला दिया कि हर चीज़ जो है उसके साथ एक वेवलेंथ अटैच होती है, एक वेव अटैच्ड होती है जो कि बराबर है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास और वेलोसिटी उस पार्टिकल की। अब प्लांक्स कांस्टेंट जो है वो बहुत छोटी फिगर होती है, हमें पता है। तो सपोज़ अगर किसी बहुत बड़ी चीज़ की मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी।
इसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ उसके साथ जो होगी वो बहुत कम होगी। तो बड़ी चीज़ों की वेवलेंथ कम होगी और तेज़ मूव करने वाली चीज़ों की वेवलेंथ कम होगी। बल्कि ये एक हमारा प्रॉब्लम है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक बेसबॉल है और मैं इसी फार्मूले से जो मैंने आपको दिखाया है, इसकी वेलोसिटी जो है ये मूव करती है तो 40 मीटर पर सेकंड, और इसका जो मास है वो भी हमने 0.15 kg रख लिया। तो हमने जब इसकी वेवलेंथ निकाली इस फार्मूले से, तो वो 1.1 इंटू 10⁻⁻34 बहुत छोटी वेवलेंथ आई इस बेसबॉल की। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालूं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की ये सारी चीज़ें डाल के वेवलेंथ निकालूं तो मेरे पास 0.12 नैनोमीटर जो है उसकी वेवलेंथ आएगी। अब ये बहुत छोटा फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि चीज़ें जितनी बड़ी होंगी उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती जाएगी और हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो कंसिडरेबल नहीं होगी। और चीज़ें जैसे जैसे छोटी होती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको मेजर कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बहुत वाज़े होगी, पर बेसबॉल के जो बॉल है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं हाथी की वेवलेंथ निकालता हूँ, ये वेवलेंथ जो है वो बहुत ही छोटी होगी, तो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता क्योंकि हाथी का मास जो है वो बहुत ज़्यादा, और अगर हाथी भाग रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। इसी तरीके से अगर रॉकेट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है और उसका मास भी है, तो इसकी वेवलेंथ जो इसके साथ अटैच होगी, जो इसकी वेव नेचर होगी, उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगी। और एटम जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए हर चीज़ के साथ वेवलेंथ यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अटैच्ड हैं, पर बड़ी चीज़ों के साथ क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिब्रॉय ने तो ये थ्योरी दे दी, पर उसको प्रूव बहुत बाद में किया गया, और उसके लिए फिर एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन गन ली और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फायर किए। जब हमने इलेक्ट्रॉन फायर किए तो हमारे पास दो किस्म के पैटर्न आए, वो हमें इंटेंसिटी की लाइंस नज़र आई। इससे हमें नज़र आया कि ये पार्टिकल नेचर है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इस स्लिट से और कुछ इस स्लिट से, और हमें यहाँ पर दो जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हुए नज़र आए कि, और यहाँ पर आप देखिए आपको कितनी फ्रिंजेस जो है वो नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका इंटेंसिटी प्रोफाइल है ये एक वेव की तरह हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी नेचर का होता है और वो वेव नेचर का होता है। और ये डिब्रॉय की, जिसको हम डिब्रोगली कहते थे, मैं बड़ा अरसा उसको डिब्रोगली कहता था, पर अब मुझे पता चला कि एक्चुअल नेम डिब्रॉय है। तो डिब्रॉय के जो हाइपोथेसिस था उसको वेरिफिकेशन मिल गई, उस पर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वो बड़ा सिंपल था, उसमें हमारे पास क्वांटम लेवल थे। क्वांटम लेवल का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स थे उनके बीच में गैप थे, एनर्जी गैप, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो रह नहीं सकता था। ये फॉरबिडन गैप्स थे उसके लिए, वो सिर्फ क्वांटम स्टेट्स में रह सकता था, यानी इस ऑर्बिट में रह सकता है, इस ऑर्बिट में रह सकता है, और अगर वो एनर्जी लेके इस ऑर्बिट में जाता है और वहाँ से वापस आता है तो वो एक लाइट का फोटोन हमें देता है। और वो लाइट का फोटोन जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ होता है, और उसको हम ये कहते हैं कि ये उसकी एमिशन बिहेवियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है मुख्तलिफ जो स्पेक्ट्रम है मुख्तलिफ एटम्स के। हाइड्रोजन का एटम देखें, ब्लू कलर का, पर्पल कलर का, रेड कलर का आपको फोटोन देगा। इसी तरीके से नियॉन, आयरन, ये सब मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। पर अज्यूम करें कि अगर ये डिस्क्रीट या क्वांटम लेवल्स ना होते, इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता हो, तो फिर क्या होता है, वो जब भी ऊपर की स्टेट से नीचे वाली स्टेट में आता है तो वो किसी किस्म की लाइट को भी जनरेट कर सकता था, वो किसी कलर का फोटोन जनरेट कर सकता था। तो मेरे पास पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो बन जाता और मैं एटम्स को डिफरेंशिएट ना कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके पास कितने ऑर्बिट्स हैं, और फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आते हुए आप किस कलर की फोटॉन्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, उससे हमें उस एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। बोहर हमें ये नहीं बता सका कि एटम्स जो हैं वो क्यों बीच में एग्जिस्ट नहीं करते या क्यों यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो इन क्वांटम स्टेट्स में, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिब्रॉय के पास। डिब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं। तो वेव की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस है। अगर वेव्स जो हैं वो एक जैसी हों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो वेव हैं, एक स्टेशनरी है और एक मूविंग वेव है।
तो नीचे उनका रिजल्टेंट है। जब ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच होते हैं तो ये नीचे वाली रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों वेव्स ऐड हो जाती हैं। जब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं, एक की पीक जो है या एक का क्रस्ट जो है वो दूसरे के ट्रफ पे आता है, तो ये कैंसिल आउट कर देती है, ज़ीरो हो जाती हैं। तो वेव्स जो है वो ऐड भी करती हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करती हैं। हमारे पास ऐसी वेव होती हैं जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ये मेरे पास नीचे स्टैंडिंग वेव है। अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये रोटेट तो कर रही है अपनी जगह पर, ये एक जगह खड़ी है। दूसरी वेव्स ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करते हैं वो स्टैंडिंग वेव्स एग्जिबिट करते हैं। उनकी जो वेव्स होती हैं उनकी मूवमेंट के साथ जो अटैच्ड होती है वो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा जाए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा था ऑर्बिट पे। तो अगर हम उसका वेव नेचर देखें, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर देखनी है, पार्टिकल नेचर नहीं देखनी। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक छोटा सा दायरा नहीं है, सर्कल नहीं है, गोल सॉलिड पार्टिकल नहीं है। तो वेव नेचर में हमारे पास वेव एटॉमिक मॉडल जो वैसा बनेगा। ये एक टिपिकल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होगा, जिसमें हमने यहाँ पर देखें तो ये जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है तो ये वेव जो है, ये स्टैंडिंग वेव जो है, ये ऑर्बिट के तौर पर, यानी उसकी जो सर्कुलर पाथ है उसको एक स्टैंडिंग वेव के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, अगर ये वेव जो है ये दो किस्म के इंटरफेरेंस कर सकती है, क्योंकि ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से आपस में इंटरफेयर कर रही होती है, तो ये कंस्ट्रक्टिव भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास वेव्स हैं, ये स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑर्बिट जो है उसको बजाय आप एक सर्कुलर पाथ के आप एक वेव समझें, और उस वेव की क्रस्ट भी होंगे। ये ऊपर जो जा रहे हैं ये क्रस्ट है और ये नीचे जो जा रही है ट्रफ है। इस वेव को अगर मैं यहाँ से लेके आऊँ इस तरफ और इसको यहाँ पर बांधूँ, इन दोनों के एंड को गोल बांध दूँ, तो ये एक ऑर्बिट के तौर पे बन जाएंगी। और यही जो है डी ब्रॉय का मॉडल है। इसी तरीके से अगर इस वेव को देखें, इसका ये एंड अगर मैं इस एंड के साथ बांध दूँ तो ये गोल हो जाएगी और ये एक डी ब्रॉय का ऑर्बिट का मॉडल जो है वो बन जाएगी। अच्छा, जो वेव्स जो हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली ऐड होती हैं, इंटरफेरेंस होती हैं, वो आपस में ऐड करती हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड ऑर्बिट्स बन जाते हैं। पर अगर एक ऐसी जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये वेव्स जो हैं, पर अगर ये वेव कहीं ऐसी जगह पर एक ऐसा रेडियस में लूँ, यहाँ से अगर रेडियस लूँ जहाँ पर ये वेव जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देती हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं आपको इस चीज़ को और तरीके से बताता हूँ, और वो तरीका ये है कि ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास फिर बजाय ये ऑर्बिट्स जो आपको सर्कुलर नज़र आ रहे हैं, ये बोहर का मॉडल था। डी ब्रॉय का मॉडल जो है ऊपर ब्लू कलर की आपको वेव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ वेव्स हैं। और यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसी जगह पर मैं ये देखें, ये रेडियस है। अगर रेडियस ऐसा हो कि वेव जो है वो एक जगह से शुरू हो और दूसरी जगह बिल्कुल ख़त्म ना हो, बल्कि वो ओवरलैप कर ले और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो यहाँ पर आप देखें ये वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। जब कैंसिल कर देगी तो यहाँ पर नेट को ज़ीरो होगा, कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑर्बिट नहीं बन सकती। ये चीज़ जो है वो ऑर्बिट नहीं बन सकती। तो ऑर्बिट वही जगह बन सकती है जहाँ पर आपकी वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। ये ऑर्बिट बन सकता है, ये ऑर्बिट बन सकता है, पर इसके बीच में जो जगह है वहाँ पर वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो दे रही हैं। एक और तरीका वो ये है कि आप इस छोटी वेव को देखें, जो एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, ये n=1 है, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ से उठाऊँ और इसको मैं यहाँ पर इसका एक सिरा उठाऊँ, एक एंड उठाऊँ, और ये वेव जो है इसको मैं इस तरीके से पूरा का पूरा इसके गिर्द रख दूँ, तो ये मेरे पास n=1 की जो है अलाउड ऑर्बिट बन जाएगा, ये एक वेव बन जाएगी। अब आप दूसरी वेव देखें, इसके मेरे पास दो क्रस्ट है 1 2 और दो ट्रफ है 1 2। कैलकुलेशंस भी साथ की गई हैं। आप n=2 लें, ठीक है जी, ये n=1 लिया था, तो इसके दो ट्रफ जो हैं ये देखें, ये पहला ट्रफ है, ये देखें ये पहला क्रस्ट है ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला है, ये मैंने वेव ली, और ये वाला जो है ये ट्रफ है, ये देखिए ये नीचे वाला ये वाला, और फिर दोबारा क्रस्ट आ गया ये वाला, और फिर नीचे ट्रफ आ गया। तो ये वेव जो है ये इसका सेकंड ऑर्बिट बन जाएगा। अब आप देखें तीसरी, ये क्या है जी, इसमें देखें आपके पास 3 क्रस्ट हैं और 3 ट्रफ हैं, ये पहला क्रस्ट, दूसरा, तीसरा, और ये 3 ट्रफ हैं। तो इस वेव को देखें, ये पहला क्रस्ट है, ये ट्रफ आया, ये वाला ट्रफ है, फिर क्रस्ट आया, ये क्रस्ट कौन सा है, ये वाला है, ये क्रस्ट कौन सा है, ये वाला है, और फिर ये ट्रफ आया, फिर क्रस्ट आया ये वाला,
फिर रफ आया। और अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहते हैं, सेंटर से रेडियस निकालना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ n की पुट करते रहें। n जो है वो इंटीजर है, तो n जो है वो R1 जो है वो आपके पास 6.28 एंगस्ट्रॉम जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज़ रख दी। इनके बीच में R1, R2, R3 के अलावा जितने भी R इनके बीच में लाई कर रहे हैं, रेडियस लाई कर रहे हैं, वहाँ पर इन वेव्स की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये चीज़ जो है ये डे ब्रॉय ने कहा था। तो अब आपको वेव मॉडल इसका समझ आया कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिट्स की बजाय क्या है जी, वेव्स हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव के फॉर्म में ले रहे हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव से दूसरी स्टैंडिंग वेव पे जंप करता है तो वो एक फोटोन जो है वो हमें देता है। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जो स्टैंडिंग वेव पे उसने जंप किया हो उसकी एनर्जी कम हो। तो अगर सपोज़ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो, ये n=3 जो हमारी स्टैंडिंग वेव है, इस पर इलेक्ट्रॉन और वो जंप करता है n=1 पर जो स्टैंडिंग वेव है, या n=2 पर, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक फोटोन जो है वो जनरेट करेगा। तो ऑर्बिट जो है वो वही काम कर रहे हैं, हमें फोटोन वैसे ही मिल रहे हैं जैसे कि बोहर के मॉडल में मिल रहे हैं। पर बोहर ये नहीं बता सका था कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, जबकि डे ब्रॉय ये बताता है कि यहाँ पर ये वाइट जो जगह है यहाँ पर इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इस आर के लिए जो वेव जनरेट होती है, इस आर के लिए जो वेव जनरेट होगी वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी, इसलिए यहाँ पर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक छोटा सा जो है वो कंपैरिजन दिया है बोहर का मॉडल और डे ब्रॉय एटम जो है उन दोनों को। इसमें आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ हैं, ये पार्टिकल नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन की, जबकि ये वेवी नेचर जो है वो बताता है। इसमें सर्कुलर पाथ नहीं है, इसमें वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 क्रस्ट की जो वेव है वो इस तरीके से होगी, ऑर्बिट उसका जो है बोहर का है वो सर्कुलर होगा। 4 क्रस्ट की जो वेव होगी वो n=4 वो इस तरीके की होगी। 5 क्रस्ट, 6 क्रस्ट, तो आपको यहाँ पर ये जो वेव्स हैं ये नज़र आती जाएंगी। और इनके बीच में जो पॉइंट्स होंगे वो ऐसे होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता।